हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो हम अपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज को कंटिन्यू कर रहे थे एंड अब जो कंपनी मेरे सामने आ रही है वो कौन सी है? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कहाँ डिफाइंड है मैम? गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 के अंदर। ठीक है, किसी भी कंपनी को मैं गवर्नमेंट कंपनी कब कहूंगी? कह रहे किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट बेयर मिनिमम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है या फिर दोनों का मिला के सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास आधी आधी पावर है, पार्टली दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हम कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल अगर कोई से भी गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो चाहे दोनों मिला के हो, तो वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाने लग जाएगी। अब देखो इस चीज का ना मेन चीज क्या है, हमें इग्नोर करना है ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी। मतलब ऐसी चीजें लगेगा तो ये गवर्नमेंट है, पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये सारे अगर इंस्टीट्यूशंस गिवन है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अगर इनका कोई भी इन्फ्लुएंस है तो हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इन नटशल अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिलाकर एटलीस्ट 51% की पेड अप शेयर कैपिटल ले रखी हो। ठीक है जी। अब इट इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और क्या इंक्लूड करता है? कहते हैं जैसे हमने ना पब्लिक कंपनी में केस सुना था, पब्लिक कंपनी का क्या केस था कि मैम अगर पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, अगर पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है तो मैं इसको डीम पब्लिक कंपनी मान लूंगी। पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर पब्लिक कंपनी ने अपनी वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रखी है या फिर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो मैं उस कंपनी को डीम पब्लिक कंपनी मान लूंगी। पढ़ाया था। सिमिलरली जो का केस है वो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर है कि कहते हैं अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो मैं उसको डीम गवर्नमेंट कंपनी कहलाऊंगी। कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई बन गई उसकी कोई सब्सिडरी है तो वो डीम गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोटर जो है उसने 50.5% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो शाह मोटर्स के अंदर होल्ड कर रखी है। अब जो नरेंद्र मोटर है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। कैसे गवर्नमेंट कंपनी है भाई? वो क्वेश्चन बता रहे कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैम नरेंद्र मोटर के क्या हुआ है, 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने मिला के होल्ड कर रखी थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोटर जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई। अब आगे कह रहे हैं नरेंद्र मोटर ने आगे 50.5 पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है शाह मोटर्स के अंदर। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या मैम अगर 50 से हल्का सा भी ऊपर हुआ तो सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। अगर आपने किसी भी कंपनी के अंदर 50% से ज्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है तो वो कंपनी आपके लिए सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो अब प्रोविजन के हिसाब से नरेंद्र मोटर की सब्सिडरी कंपनी क्या हो जाएगी? श्याम मोटर। पर यहाँ पे एक चीज क्या दे रखी है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी कोई भी सब्सिडरी है, मैम ये रही गवर्नमेंट कंपनी ये रही उसकी सब्सिडरी, तो मैं उसको डीम गवर्नमेंट कंपनी मान लूंगी। मतलब श्याम मोटर इज द डीम गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एज फार एज द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या है, श्याम मोटर जो होगी मेरी डीम गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब मुझे एक चीज बताना मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर 50.5% की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है, क्या ये कंपनी मेरी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, बिकॉज क्राइटेरिया क्या है, 51% की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए तभी ये गवर्नमेंट कहलाएगी। ये चीज समझ में आ गई? यहाँ पे कौन सा टैक्स लग रहा है? यहाँ पे आपका ये कंटेक्स लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी सब्सिडी अगर एक बार बन जाती है तो मैं उसको डीम गवर्नमेंट कंपनी कहूंगी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे जो मेरा टॉपिक है वो है स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी का आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्मॉल कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। ठीक है जी। स्मॉल कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी? स्मॉल कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को तो स्मॉल कंपनी कहेंगे क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक नहीं है तो फिर क्या होगी? प्राइवेट होगी। और ऑब्वियस चीज है यार, दिमाग भी लगा के बात करो, पब्लिक कंपनी कैसी कंपनी होती है मैम? जो थोड़ी वास्ट होती है, बड़ी होती है। समझ रहे हो? पब्लिक कंपनी मतलब एक पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस कर दी वो कंपनी, बड़ी कंपनी। पर यहाँ तो डेफिनेशन में ही स्मॉल है, नाम में ही स्मॉल है, तो स्मॉल हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। और स्मॉल कंपनी किस कंपनी को कहेंगे मैम? उस कंपनी को कहेंगे जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा एक्सीड ना कर रही हो।
जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, मैम जो मतलब कंपनी की बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट के अंदर हम शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, तो शेयर कैपिटल आपकी 4 करोड़ या उससे कम की होनी चाहिए। इट डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, तब तो आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के अंदर फिट करोगे। फिर एंड साथ में जो प्रोविजन है उसके अंदर एंड लिखा हुआ है, दैट इज प्लस, या नहीं है और का ऑप्शन नहीं है, ये भी होना चाहिए क्राइटेरिया फुलफिल और ये भी होना चाहिए। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या बात करता है, टर्नओवर का। टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्स। कह रहे पिछले साल की जो उसकी सेल्स थी, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उसके पिछले साल की सेल्स थी वो 40 करोड़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं तो हम उसको स्मॉल कंपनी कहेंगे। मैम पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर पिछले साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं एक साथ तो वो स्मॉल कंपनी कहेंगे। मैम ये और में क्या लिखा हुआ है, और में, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। कहने का मतलब बेटा ये जो 4 करोड़ यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये जो 40 करोड़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्यूचर में गवर्नमेंट चाहती है इन वैल्यू को बढ़ा दूं तो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, फ्यूचर में गवर्नमेंट इस वैल्यू को बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सकती है, ठीक है। चलो, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन लर्न होगी, एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो टर्नओवर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 40 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब स्मॉल कंपनी को अलग से बाइफिकेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्मॉल कंपनी को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखना, कौन सी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, कौन सी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, इसमें रूल याद रखना, ट्रिपल एस का, 3S का रूल यहाँ पे याद रखना। इसका मतलब मैम कोई भी कंपनी जो कि होल्डिंग सब्सिडरी के नेचर के अंदर है, आप एक खुद बात सोचो, कोई भी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है, अरे भाई एक बात बताओ, होल्डिंग सब्सिडरी ऐसे थोड़ी कोई कंपनी बन सकती है। इसका मतलब कंपनी कुछ होगी, कंपनी में बातचीत होगी, कंपनी बड़ी कंपनी होगी, तभी तो अपनी सब्सिडरी रख के बैठ रही है, समझ रहे हो। तो अगर कोई भी कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी कभी भी। सेक्शन 8 कंपनी, 3 सेकंड जो एस है सेक्शन 8, और ऐसी कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड है, ये सारी की आपकी एक्सेप्शन कि भाई इसके ऊपर लिमिट देखने की ही नहीं है, चाहे लिमिट के अंदर ही फॉल क्यों ना हो रहे हो, चाहे 4 और 40 की लिमिट के अंदर ही क्यों ना आ रहे हो, भाई इनको हम स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं मानेंगे, इनको हम स्मॉल कंपनी कभी भी नहीं मानेंगे। ये चीज परफेक्ट है, ठीक है। अब बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं स्मॉल कंपनी को ये बताओ। भाई स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम ये टर्म मैंने पहले भी कहीं सुनी थी, हाँ, ओपीसी के अंदर। भाई ओपीसी 1% कंपनी को जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली आपका जो बेनिफिट है वो स्मॉल कंपनी को भी दिया गया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड चीज, आपको बेटा 2 बोर्ड मीटिंग भी होल्ड करोगे ना एक साल के अंदर तो काम बन जाएगा। ओनली 2 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, एक साल में 2 डायरेक्टर की मीटिंग बुला लोगे तब भी काम बन जाएगा। आपको बेटा एडवांटेज दी जाती है एनुअल रिटर्न के अंदर। एनुअल रिटर्न जो है आपका, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, एक कंपनी सेक्रेटरी, वो भी साइन कर सकता है, कैन बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का डायरेक्टर भी उसको साइन कर सकता है। उसके बाद भाई स्मॉल कंपनी के अगर कोई भी पेनल्टी क्लॉज अराइज करता है, स्मॉल कंपनी ने कोई भी चीज़ों का नॉन कंप्लायंस किया है, तो जो भी आपकी पेनल्टी लगती है वो हमेशा कम लगती है। और स्मॉल कंपनी की लॉ लो होती है हमारी लीगल कॉस्ट कंप्लायंस, मतलब जो भी आप पे कंप्लायंस कॉस्ट होती है, जो भी लिटिगेशंस वगैरह होते हैं वो सारे कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। लो लीगल कंप्लायंस कॉस्ट, तो ये सारे बेनिफिट्स है जो कि स्मॉल कंपनी को मिलते हैं। अब एक बार नजर डाल लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किन किन कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो बेटा इन कंपनीज को सीएफएस रेडी करने की नीड ही नहीं है। कौन कौन सी, एक तो मैम हमने पढ़ा था ओपीसी, ओपीसी आ गया। एक आपने अभी अभी पढ़ा है स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी आ गया। एक होती है आपकी डोरमेंट कंपनी और एक होती है आपकी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, जिसने कभी भी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, जिसने कभी भी एनुअल रिटर्न के अंदर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया फाइल करते टाइम, मतलब टाइमली बेसिस पे फाइल करी है, ठीक है। ये डोरमेंट है, इसकी स्पेलिंग एक बार ठीक कर लो, डोरमेंट कंपनी, ठीक है। परफेक्ट है जी, ठीक है। तो मैम एक चीज क्लियर होगी, स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्रोवाइडेड 3 कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, होल्डिंग सब्सिडरी वाली, सेक्शन 8 वाली, और कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्नड है। अब स्मॉल कंपनी है तो कुछ उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग करेगी काम बन जाएगा। आपको बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न के प्रिपरेशन ऑफ
फाइलिंग के अंदर। एनुअल रिटर्न जो है आपका कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकता है, अगर कंपनी का सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। पेनल्टी जो होगी हमेशा कम लगेगी और आपकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो कम लगेगी। ठीक है जी, ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस हमने कवर कर ली, जो उसके अंदर चीज़ है वो कवर कर ली। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी आती है प्रोड्यूसर कंपनी। अब मुझे पता है कि बेटा ये जो प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पढ़ाया भी नहीं जाता, बट आपके बीकॉम के स्टडी के अंदर गिवन है। तो देखो प्रोड्यूसर कंपनी कौन सी कंपनी है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप एक मान के चलो कि हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद पूछ लेते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। तो प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है, वाइडर टर्म है, हैविंग ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज, मतलब जो काम क्या करेगी प्रोड्यूसर कंपनी, इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटीज है, वो कहाँ डिफाइंड है, वो डिफाइंड है बेटा आपके सेक्शन 581 बी के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड होती है एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर दिस एक्ट। कोई भी कंपनी जिसको जो काम करना है, जिसका जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्टिविटीज है, अगर वो इस वाले सेक्शन से मैच कर जाती है तो वो अपने कंपनीज एक्ट के अंदर अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर कंपनी लिस्ट करवा सकती है। दिस सेक्शन अलाउज फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस एज कंपनीज एंड ऑल्सो अलाउ कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव इनटू कंपनीज कॉल्ड प्रोड्यूसर कंपनी। कि भला अभी जो एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव चल रही है, कोऑपरेटिव बिजनेस का मतलब क्या, कुछ लोग आते हैं मिलजुल के मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, एक तरीके का ट्रस्ट समझ लो आप, एक तरीके का ट्रस्ट समझ लो। ठीक है, तो वो लोग जो है पास में आके अपने आप को एक कंपनी के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, और वो जो कंपनी फॉर्म करेंगे उसको हम प्रोड्यूसर कंपनी कहेंगे। अब समझते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के की फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोड्यूसर कंपनी के बेनिफिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है। ठीक है जी, अब प्रोड्यूसर कंपनी खोलने के लिए जैसे मैम हमने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी है तो बेरे मिनिमम 3 मेंबर चाहिए। वैसे ही अगर आपको प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है तो आपको मिनिमम 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 10 इंडिविजुअल। ठीक है जी, या फिर 2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस, 10 इंडिविजुअल लोग साथ में आ जाओ, या फिर 2 बड़े बड़े प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन साथ में आ जाओ, या फिर कॉम्बिनेशन भी चल सकता है, एक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन या फिर 5 इंडिविजुअल्स, ऐसा भी काम चल सकता है। तो वो लोग साथ में आके प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, ये बेसिक राइट इंसेप्शन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है भाई, मैक्सिमम कितने ही बंदे ले आओ, कितने ही बंदे एक साथ जोड़ लो, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि आपका पब्लिक कंपनी का केस था, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने मर्जी इनफाइनाइट हो सकते हैं। पर प्रोड्यूसर कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी की तरह ही फॉर्म होगी, प्रोड्यूसर कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी ही मानेंगे। अब मैम यहाँ पे प्राइवेट कंपनी इसको बताने का मेन सेंस क्या है, प्राइवेट कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस याद करो। मैम प्राइवेट कंपनी बैन है कि वो पब्लिक से अपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा सकती। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट्स शेयर्स आर नॉट अलाउड टू बी ट्रेडेड पब्लिकली। भाई पब्लिक के पास जाके ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे शेयर खरीद लो, स्टॉक मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर्स जो फ्रीली ट्रेड नहीं हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये कहा गया कि प्रोड्यूसर कंपनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह फॉर्म होती है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन यही है कि भाई आप पब्लिक से अपने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर पाते, आप प्रोहिबिट हो, आप बैन हो। पर वही अगर आपको पब्लिक कंपनी कह देते तब आपके शेयर्स जो होते फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाते, हमें वो काम नहीं करना। इसीलिए प्रोड्यूसर कंपनी जो है एक तरीके से कहेगी कि ये प्राइवेट कंपनी है। अब बेशक अपने नाम के आगे प्राइवेट मत जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूज ऑफ वर्ड प्राइवेट एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम इज नॉट नेसेसरी, प्राइवेट नाम ना भी जोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आपको अपने नाम के एंड में मस्ट जोड़ना ही पड़ेगा, ABC प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिखना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट लिखो ना लिखो, नेचर आपका प्राइवेट कंपनी है। और वो नेचर प्राइवेट कंपनी का हमने क्यों कहा, इसलिए कहा कि भाई आप अपने शेयर्स को फ्रीली पब्लिक के साथ जाके ट्रेड नहीं करवा सकते हो। पर मैम फिर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी तो हो गया, पब्लिक कंपनी की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहूँगी सिर्फ 200 ही जने जुड़ सकते हैं, भाई प्रोड्यूसर कंपनी का मेन एम क्या है कि भाई जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना रहे हैं मेंबर के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हम ये सारे काम करेंगे और बेचेंगे और मेंबर को बेनिफिट होगा। एक तरीके से कार्टल बना रहे हैं, आप समझ रहे हो, लोगों का ग्रुप बना रहे, एसोसिएशन बना रहे कि जिसको अपना प्रोडक्ट बेचने में करने कुछ मतलब बेचने में म्यूचुअल असिस्टेंस चाहिए, हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से, तो लोग जोड़ेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूं 200 ही मेंबर हो सकते हैं, 100 ही मेंबर हो सकते हैं, तो फिर और लोगों को वो हेल्प पहुंच नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कोई भी हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 5। मैम डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए थे, 2। पब्लिक के केस में कितने होने चाहिए, 3। प्रोड्यूसर कंपनी के केस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 5। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। इतनी बातें तो बेसिक है, याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। अब ऑब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो बन सकती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर यहाँ पे लिखो प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि डिफाइंड कहाँ पे है, सेक्शन 581 बी के अंदर। चलो जी, अब सबसे पहली चीज प्रोड्यूसर कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, मैम प्रोडक्शन का काम, भाई खेती उगाई, फिर काट डाली,
फिर उसके बाद ग्रेडिंग करी उन चीज़ों की, प्रोक्योरमेंट किया, कार्ड डाला, एक साथ इकट्ठा किया, ग्रेडिंग करी, बाँट दिए कि अच्छी क्वालिटी का, ये उससे बुरी क्वालिटी का, ये ऐसा, ये ऐसा। पूलिंग किया, पूलिंग का मतलब क्या है? ये तो 1 मेंबर का सामान था, फिर ऐसे-ऐसे मैंने 4 मेंबर का सामान इकट्ठा कर लिया, पूल किया, मतलब एक लार्ज लॉट बना दिया। छोटे-छोटे हिस्सों में जो भी उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाया, उसको इकट्ठा करके पूल कर लिया। फिर उसकी हैंडलिंग, मार्केटिंग करी, सेलिंग किया उसको, बाहर प्राइमरी प्रोड्यूस को बाहर बेचा, अपने मेंबर्स के प्रोड्यूस को बाहर बेचा। और अगर कुछ लगता है गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए, तो उसको इंपोर्ट भी करवाया। फिर और क्या काम कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। मैम कोई भी सामान बनाना है, प्रोसेस करना है, उसको लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज़ हो जाए, तो प्रिज़र्व करोगे। आपको पता है कि जैसे कि लेट्स सपोज़ अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं पोहा का, तो पोहा क्या होता है? मैम राइस होता है, उसको फ्लैट करते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। कैनिंग का मतलब क्या होता है? उसको प्रिज़र्व करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में डालते हैं ताकि वो सामान जल्दी खराब ना हो। फिर पैकेजिंग करते हैं उस प्रोड्यूस की, जो कि मेंबर्स का है। मैन्युफैक्चर करते हैं कोई सामान को, या तो उसको बेचते हैं या फिर मशीनरी या इक्विपमेंट्स को सेल कर रहे हैं हम। मेनली टू इट्स मेंबर, मेंबर को ही सेल होगा। भाई आज एक मेंबर कहता है कि भाई मुझे ये सामान बनाना है पर ये मशीनरी मेरे पास नहीं है। दूसरा मेंबर कहता है ये मशीनरी तो मेरे पड़ी हुई है फैक्ट्री के अंदर, उठा के ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो बस वो चीज़ कि आप मेंबर्स को ही अपनी मशीनरी, इक्विपमेंट सेल कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। फिर और क्या पर्पस होता है इनका? एजुकेशन प्रोवाइड करना, म्यूचुअल असिस्टेंस का प्रिंसिपल होता है यहाँ पे। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस कि भाई एक दूसरे की हेल्प करना, मेंबर का साथ, मेंबर का विकास, सेम चीज। जैसे एक नारा होता है ना, सबका साथ सबका विकास स्लोगन है, ऐसे यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर क्या है? मेंबर जितने भी है उनका साथ और उनका विकास, इस प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। रेंडर करते हैं उनको टेक्निकल सर्विसेज कि भैया ये चीज अगर टेक्निकली है तो कैसे होगा ये फुलफिल। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और जितनी भी एक्टिविटीज जो कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, वो सारी सर्विसेज, एक्टिविटीज, वो सारे प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। ठीक है जी। और क्या? भाई जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को। कोई भी काम अगर करना है तो बिजली तो चाहिए, तो बिजली जनरेट करने का, पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी। फिर ये क्या है? रिवाइटलाइजेशन ऑफ लैंड। कोई भी बैरन लैंड होती है, बंजर, तो उसको उपजाऊ बनाना, एक तरीके से उसको एक नया जीवन देना, लैंड को अच्छा देना, अच्छा करना बेसिकली, वाटर रिसोर्सेज को ठीक करना, अपना कंजर्वेशन करना, कम्युनिकेशन करना प्राइमरी प्रोड्यूस का। अब कोई भी सामान बना रही हो तो भाई उसका इंश्योरेंस भी तो कराओगे, तो इंश्योरेंस भी उसका उसी के अंदर कवर है। फिर प्रमोट करना टेक्निक्स जो कि म्यूचुअलिटी और म्यूचुअल असिस्टेंस पे काम करती है। प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअलिटी, सबके साथ और सबको असिस्ट करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। फिर वेलफेयर मेजर्स और फैसिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, मतलब एक तरीके से समझो कि कुछ भी काम कर रहे हैं मेंबर के लिए कर रहे हैं, और मोर और लेस सारा कनेक्टेड किससे है? आपके एग्रीकल्चर के प्राइमरी प्रोड्यूस से ही कनेक्टेड है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एंसिलरी है, इसके साथ-साथ इंसिडेंटल है, जो कि इन एक्टिविटी को किसी भी तरीके से प्रमोट कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस को प्रमोट कर रही है मेंबर्स के बीच में, तो वो भी इसके अंदर आएगी। तो मेन चीज़ जो मुझे याद रखने की है, वो क्या है? मैम प्रोड्यूसर कंपनी का सिंपल एकमात्र एक स्लोगन है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। डन है। इसके बिहाफ पे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में ये सारे काम होते हैं, वो सारे उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आते हैं। अब प्रोड्यूसर कंपनी ठीक है, समझ में आ गया कि बनानी है, पर बनेगी कैसे? फॉर्मेशन कैसे होगा? कह रहे किसी भी पर्सन को अगर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है, तो सबसे पहली चीज़ 10 या 10 से ज़्यादा इंडिविजुअल आने चाहिए जो कि प्रोड्यूसर होने चाहिए। ठीक है जी। अगर इंडिविजुअल नहीं है, तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस हो, वो भी काम आ जाएगा कि मतलब लोगों ने अपना कार्टेल बना लिया, इस कार्टेल में 4 लोग हैं, इस कार्टेल में 2 लोग हैं, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस है, 2 प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस भी आएँगे तो प्रोड्यूसर कंपनी खोल सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 10 और मोर इंडिविजुअल एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी काम चल जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसर कंपनी का, इट्स इज़ टू बी फॉर्म मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द एक्ट। जो एक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट सिखाए हैं, इसी काम के लिए आपको वो कंपनी खोलने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और काम है, समझ रहे हो, ट्रेडिंग का काम है, ये जो फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड नहीं है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा काम है, मोटर व्हीकल वगैरह होगा जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड नहीं है, तो आप समझना कि आप उस चीज के लिए प्रोड्यूसर कंपनी खोल नहीं सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके, जैसे कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आगे पढ़ाऊंगी, पूरा एक चैप्टर है। फिर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपको आरओसी के पास फाइल करवाना होगा। अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको लगेगा कि इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफिल कर दिया है, सारी चीजें
ओके है, परफेक्ट है, तो आपके रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्ट के अंदर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेगा और सब चीज़ें परफेक्ट लगने के बाद विदिन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिस दिन आपने उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसके 30 दिनों के अंदर वो आपको क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एमओए, आपका एओए और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड्स के अंदर रजिस्टर कर लेगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि भाई आपकी जो कंपनी है वो बन गई है, आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो गई, आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है। तो भाई एक सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ मुझे रजिस्टर करानी है, अगर मुझे कोई मांगता है कि भाई आप ड्राइविंग कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मुझे प्रूफ दिखाओ, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज द प्रूफ, इज अ सर्टिफिकेट। एक कंपनी के अंदर क्या है, प्रूफ की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनेगी मैम, पहले मिनिमम इतने लोग आने चाहिए, उनका ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले पढ़ाया अभी आपको वो ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आरओसी को दो, आरओसी सेटिस्फाई होगा तो कंपनी रजिस्टर कर देगा, 30 दिनों के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। अब मैम कंपनी जो है प्रोड्यूसर कंपनी बनकर तैयार हो गई, अब ऑन रजिस्ट्रेशन क्या कर सकती है वो, अब बताती हूँ। ऑन रजिस्ट्रेशन जो प्रोड्यूसर कंपनी है एक तरीके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोविजंस के थ्रू रेगुलेट होगी। ठीक है जी, एनी लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर देयर ऑफ, कोई भी लिमिट नहीं है मेंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। अब प्रोड्यूसर कंपनी पे क्या क्या प्रोविजन लगते हैं, कहते हैं ये कंपनी जो है आपकी रजिस्टर होती है और इनकॉर्पोरेट होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, ये चीज हमें पता है। इसका खुद का एमओए होता है, खुद का एओए होता है, हमें पता ही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद का बनाते हैं और आरओसी के पास फाइल करवाते हैं। जो दोनों एमओए एओए हैं वो आरओसी पे फाइल करवाते हैं। ठीक है, इनका जो मेन एम है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है, म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल, कि सबकी हेल्प करेंगे हम एक तरीके से, और सबकी हेल्प के अंदर कौन लोग आएंगे, हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स ही आएंगे। इट हैज अ शेयर कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स, इसकी जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स आएंगे। पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते, मेंबर के बीच में ही ट्रेड होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इसको इशू किया जाता है, आरओसी इसको इशू करके देता है। जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, प्रोड्यूसर कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द मेंबर्स। मेंबर ने जितने शेयर लिए उसके हिसाब से उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। डन है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है। प्रोड्यूसर कंपनी जो है अपने लिमिटेड रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। प्रोड्यूसर कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट लिमिटेड रिटर्न्स, की जो भी पैसा कमाती है, जो भी प्रॉफिट उसको होता है, तो लिमिटेड रिटर्न्स अपने मेंबर के बीच में बांट भी सकती है। मेंबरशिप जो होती है बेसिकली वो कैसे डिफाइन होती है, 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से, कि एक पर्सन का एक वोट, एक पर्सन का एक वोट। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो मेंबरशिप है इसके अंदर कौन कौन लोग आ सकते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी के कौन कौन मेंबर बन सकते हैं मैम, प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं। साथ साथ में प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस जो है अपने पार्टिसिपेशन के हिसाब से, कि भाई हम इंटरेस्टेड है आपकी कंपनी के अंदर, आप कंपनी का पार्ट बन सकते हो। जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करते हैं, जिसको हेड कौन करता है, जिसको डायरेक्ट कौन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। जो प्रोड्यूसर कंपनी है वो बेटा अपनी मीटिंग को होल्ड कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो है उसको रख सकती है। कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जनरल मीटिंग्स, प्रोड्यूसर कंपनी चाहे तो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और जनरल मीटिंग को हेल्ड कर सकती है, बिकॉज उसके खुद के मेंबर है, खुद का डायरेक्टर है, तो मीटिंग भी वो कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सारे काम कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है बेटा, बहुत ईजी है। लग रहा होगा कि कंटेंट ज्यादा है, पर कंटेंट ज्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ना इसको फिर से, जो कि मैंने आपको एक बार समझा दिया, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि काम क्या करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो उसके बाद ईजी आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा अनलिमिटेड कंपनी की। अब नाम में ही लिखा है, नाम में ही लिखा है अनलिमिटेड, मतलब मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। कहता है नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है, जितना हो सकता है उतना मेंबर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड। अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो मेंबर अपने घर के पर्सनल एसेट्स को बेच के भी कंपनी को पैसा देगा, मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी द मेंबर। अब भाई मेंबर ही नहीं रहा तो लाइबिलिटी कैसी, उसको लगा कि भैया मैं तो कंपनी छोड़ना, कंपनी का तो दिवालिया निकलने वाला है, मैं तो कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कंपनी के मेंबर ही नहीं हो तो कंपनी आपसे पैसा मांग भी नहीं सकती, बिकॉज अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो मेंबर की लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। मेंबर ही नहीं रहे तो लाइबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता। पर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब बनेगी, जब आप कंपनी के अंदर आए, जिस टाइम पे आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे उसी टाइम पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, नहीं। जब कंपनी वाउंड अप होगी तब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम द कंपनी इज नॉट वाउंड अप। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, जब तक कंपनी छूमंतर वाइंड अप नहीं होती, तब तक कंपनी अपने मेंबर से पैसा नहीं मांग सकती।
member can be called to contribute only in the event of winding up of company। आपको कब बोला जाएगा कि भाई लाके पैसे दो, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। अगर आप ये कहो कि भाई अनलिमिटेड कंपनी है, अब हर दूसरे दिन कंपनी कहती है पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ऐसा नहीं। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी मेंबर से वो पैसा मांग सकती है। ठीक है जी। अब जो लाइबिलिटी है मेंबर की, वो कैसे होगा? एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। भाई जितनी कंपनी की डेब्ट्स है, जितनी कंपनी की लाइबिलिटीज है, उतनी अमाउंट तक आप सारे मेंबर मिलकर लायबल होंगे। मान लो कंपनी की लायबिलिटी है 10 करोड़ रुपए, तो कंपनी एट मैक्स अपने मेंबर से 10 करोड़ रुपए तक मांग सकती है। 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट मांग ली। अनलिमिटेड का मतलब है कि जितनी अमाउंट के लिए कंपनी लायबल है सामने वाले को देने के लिए, कंपनी की टोटल जितनी डेब्ट्स है, लायबिलिटीज है, उतने अमाउंट तक ही आपकी लायबिलिटी जो है वो एक्सटेंड होती है। अब वो मेंबर से मांगेगी, आप चाहो तो आप और मेंबर से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हो। आप चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई और भी जितने मेंबर्स हैं उन सबको बुलाओ और सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन लो। तो ये सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपको डिफाइन करके आने हैं। अगर आपके पास टॉपिक आता है अनलिमिटेड कंपनी को डिफाइन करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बेटा बात करते हैं इल्लीगल एसोसिएशन की। अब इल्लीगल एसोसिएशन कहाँ डिफाइंड है? एज पर सेक्शन 464 कहते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप जिसमें 50 से ज्यादा लोग हैं shall be formed for the purpose of carrying on any business। जो बन रही है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर किसी भी अदर इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उसको इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे। सिंपल सी बात ये समझो, अगर आज के पॉइंट ऑफ डेट पे कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, कोई भी एसोसिएशन है जिसमें 50 से ऊपर लोग हैं, काम कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट जिसके लिए बनाया गया था उस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर अगर कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर अदर इंडियन लॉ, मतलब अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, 50 से ऊपर लोग हैं, तो भाई आपकी जो एसोसिएशन है उसको हम इलीगल एसोसिएशन मान लेंगे कि जानबूझ के आपने करा रखी, लॉ की नजरों के अंदर वो इलीगल बन जाएगी बिकॉज आपको रजिस्टर कराना था, आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। और कब ये बनती है? जब आपके यहाँ 50 से ऊपर मेंबर पर्सन काम कर रहे हैं। अब ये जो सेक्शन 464 है वो अप्लाई नहीं होता, मतलब एक्सेप्शन है कि अगर ये सारी एसोसिएशंस है, ये सारी चीजें हैं और इसमें 50 से ऊपर मेंबर भी हो गए, पर्सन भी हो गए, तब भी इसको हम इलीगल का दर्जा नहीं देंगे। सबसे पहले जॉइंट हिंदू फैमिली एंड एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप जो कि प्रोफेशनल्स के थ्रू बनाई गई है, जो कि एक गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, मतलब एक ऐसी चीज बनाई गई है जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ वगैरह, स्टॉक एक्सचेंजेस, आपके चिट फंड्स, लिटरेरी, साइंटिफिक, रिलीजियस एसोसिएशन और क्लब्स, ये सब पे सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं होता। अब अगर आपकी कंपनी इलीगल एसोसिएशन बन गई तब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? भाई कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लॉ की नजरों में आपने अपने आप को रजिस्टर कराया ही नहीं, तो आपका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। इलीगल एसोसिएशन हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब आप कभी भी किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मेंटर नहीं हो सकते। अगर आप हो गए, सामने वाले ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, तो आप उसको स्यू नहीं कर सकते। कैन नॉट स्यू एनी मेंबर और आउटसाइडर। किसी भी मेंबर ने आपके साथ फ्रॉड किया, किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, आपने ट्रांजैक्शन कर आपके पैसे नहीं दे रहा, कोई भी फ्रॉड कर दिया, आप उसको स्यू नहीं कर सकते। आप किसी मेंबर या आउटसाइडर के थ्रू स्यू हो भी नहीं सकते, वो भी आपको कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। कैन नॉट बी बाउंड अप। भाई कोई चीज लॉ की नजरों से बनी ही नहीं, लॉ कहता ही नहीं कि भाई मैंने उसको रजिस्टर किया, जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो वाइंड अप भी नहीं हो सकती। कहने की बात ये है, कैन नॉट बी बाउंड अप अंडर द कंपनीज एक्ट और ईदर बाय क्रेडिटर, मेंबर और एसोसिएशन इटसेल्फ। देखो क्या होता है, एक ना प्रोविजन होता है, एक प्रावधान होता है कि अगर आपको लगता है कंपनी सही काम नहीं कर रही, कंपनी ने आपके साथ गलत किया, तो आपके पास पावर होती है, चाहे वो कंपनी का मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे क्रेडिटर ही क्यों ना हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी आउटसाइडर ही क्यों ना हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके, ट्रिब्यूनल के पास जाके ये कह सकते हैं भाई कंपनी को वाइंड अप करो। अगर उसको लगता है उसके जो रीजन है वो जस्टिफाइड है, तो ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर भी दे सकता है। अब आप रजिस्टर ही नहीं हो लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो भाई कोई भी पर्सन रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता कि आपको वाइंड अप कर सकते हैं हम। जो मेंबर हो गए इलीगल एसोसिएशन के, कैन नॉट स्यू फॉर द पार्टीशन ऑफ एसेट्स। वो एसेट्स के पार्टीशन के लिए कि भाई जब कंपनी अगर बिकेगी तो कंपनी का ये हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए, आप उसके लिए भी स्यू नहीं कर सकते। एक तरीके से ये समझो कि इलीगल एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पे आपने 50 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, 50 से ऊपर पर्सन है, 50 से ऊपर मेंबर है, पर लॉ की नजरों में आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया ही नहीं, तो आप इलीगल बन जाओगे और आपको कोई स्यू नहीं कर सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता, आप पे कोई केस नहीं कर सकता, आप किसी पे केस नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड कर देंगे। भाई कंपनी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, एसोसिएशन में कोई, पार्टनरशिप पे कोई कुछ नहीं कर सकता, पर उसको जो पार्टनर्स है, मेंबर है, लॉ कहता है उनके लाइबिलिटी हम अनलिमिटेड कर देंगे। अगर हमें
खुद से ऐसी कोई एसोसिएशन पकड़ में आ जाएगी, तो आप पे 1 लाख तक का फाइन लगाएँगे। अगर आपको लगता है बाद में आप आए भूले-बिसरे बन के कि अच्छा, हम तो भूल गए थे, सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन हम तो भूल गए थे सर, हम खुद से आते हैं आपके पास, हमें रजिस्टर करवा दो। सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ इल्लीगल एसोसिएशन डज़ नॉट वैलिडेट इट्स पास्ट एक्ट। कहते हैं आपने पास्ट में जो कुछ कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि भाई अब मेरे को अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। आपके पास्ट के एक्ट्स कभी भी वैलिडेट नहीं होंगे। अब इसको एक समझाने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक इल्लीगल एसोसिएशन थी, ठीक है? उसने एक फ्रॉड पार्टी के साथ ट्रांज़ैक्शन करी। अब फ्रॉड पार्टी ने उसके पैसे रख लिए। अब वो कोर्ट के पास गई, उसने कहा कि भैया मुझे तो इसको स्यू करना है, इसने मेरे पैसे रख रखे हैं। कोर्ट कहता है भाई आप तो इल्लीगल हो, आप हमारी नज़रों में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, तो इसीलिए हम आपको स्यू करने का ऑप्शन नहीं देते कि आप सामने वाले पर्सन को कोर्ट के अंदर स्यू नहीं कर सकते। उसे लगा अच्छा ऐसा है क्या? एक काम करता हूँ मैं अपने आप को रजिस्टर करा लेता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर आपने सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन करवा ली इल्लीगल एसोसिएशन की, तो भूतकाल में मतलब पास्ट में आपने जो एक्ट्स किए थे, आप उसको वैलिडेट नहीं करवा पाओगे। अब 5th द इल्लीगैलिटी ऑफ द इल्लीगल एसोसिएशन कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द सब्सीक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। कहते हैं कि भाई अच्छा हमारे 50 से ऊपर मेंबर हो गए थे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50 से कम कर देते हैं। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना। कहते हैं अगर आपकी इल्लीगल एसोसिएशन है, ठीक है? आपने बाद में अपने नंबर ऑफ मेंबर कम भी कर दिए, फिर भी आप इल्लीगल एसोसिएशन ही कहलाओगे। एक बार लिमिट ब्रीच कर दी, उसके बाद चाहे नीचे कर लो मेंबर्स को, रिड्यूस कर लो, कुछ भी कर लो, आप इल्लीगल कहलाने वाले हो। उसके बाद जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं, मेड और अर्न, जो आपने प्रॉफिट बनाए हैं और कमाए हैं बाय सच इल्लीगल एसोसिएशन आर हाउएवर लायबल टू टैक्स। गवर्नमेंट कहती है भाई टैक्स तो हम कहीं नहीं छोड़ने वाले, चाहे आप कैसे ही हो, चाहे आप लॉ की नज़रों में एग्जिस्ट करते हो, नहीं करते। आपने जो प्रॉफिट कमाया है, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, आप उस पर टैक्स दोगे ही दोगे। तो इसका मतलब अगर आपने लॉ की नज़रों से बच के अपनी इल्लीगल एसोसिएशन बना भी ली, तब भी आप जो प्रॉफिट उस पे कमा रहे हो, उस पे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा ये 5 पॉइंट है जो कि जस्टिफाई करते हैं आपके इल्लीगल एसोसिएशन को। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इसका अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। इल्लीगल एसोसिएशन इन नटशेल एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे 50 से ऊपर लोग हो गए हैं, पर आपने अभी तक अपने आप को कंपनीज़ एक्ट में या किसी भी और अंडर इंडियन लॉ में रजिस्टर नहीं कराया। अब ये जो केस है, ये जो आपका सेक्शन है, वो इन चीज़ों पे इन वाली एसोसिएशन से अप्लाई नहीं होता है। एक बार इल्लीगल एसोसिएशन बन गए, तो ना स्यू हो सकते हो, ना स्यू कर सकते हो। आपकी मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, फाइन 1 लाख तक का लगेगा। बाद में भूले-बिसरे आप कहते हो कि नहीं भई हम रजिस्टर करा लेते हैं, आपके पास्ट के एक्ट्स जो है वैलिडेट नहीं हो पाएँगे। अगर जो आप इल्लीगल एसोसिएशन बन गए, तो मेंबर को कम भी कर दोगे, तब भी आप इल्लीगल एसोसिएशन ही कहलाओगे और जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, उस पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, उसमें कोई बातचीत है ही नहीं, दूसरी बात, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। क्लियर हो गया? इल्लीगल एसोसिएशन भी हमारी डन हो गई।